बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर फजल शहबाज खान और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने टेंसेस मेड इजी के लेक्चर नंबर 2 के साथ। हमेशा की तरह एक बार फिर इससे पहले के लेक्चर का आगाज करें ऑफिशियली, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी कई सीरीज जो मैं लाने जा रहा हूँ और जो मौजूद हैं उनकी अवेयरनेस और उनकी नोटिफिकेशन आपको पहली फुर्सत में मिलती रहे। चलें जी, ये तो हो गई आपसे पहले वाली रिक्वेस्ट। अब आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। जल्दी से ये याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे लेक्चर 1 में हमने क्या डिस्कस किया। हमने देखा कि टेंसेस को टाइम एस्पेक्ट्स कहते हैं। हमने देखा कि 3 तरह के टाइम एस्पेक्ट्स होते हैं। हमने देखा पहला टाइम एस्पेक्ट है प्रेजेंट। हमने देखा दूसरा टाइम एस्पेक्ट है उसे कहा जाता है पास्ट। और बिलाखिर हमने देखा कि जो तीसरा और आखिरी टाइम एस्पेक्ट है उसे हम फ्यूचर के नाम से जानते हैं। और हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में, जिसको अगर आपने अब तक व्यू नहीं किया है तो आई सिंसियरली रेकमेंड कि आप इस लेक्चर को पहली फुर्सत में व्यू करिएगा। इस वीडियो के आखिर में मैंने उस लेक्चर का लिंक आपको दिया होगा, तो आप उस लिंक को जरूर क्लिक करिएगा। इफ यू मिस्ड आउट ऑन दैट यू हैव टू व्यू इट, क्योंकि आज से कई दिनों तक मैं इंशाल्लाह ताला नॉन स्टॉप इस सीरीज के जो मेजर बेसिक्स से लेकर एडवांस वर्जन के जो लेक्चर्स हैं वो भी इंशाल्लाह पुट करता रहूंगा, सो यू डोंट वांट टू मिस आउट। चले जी, तो आप पहले लेक्चर में ये जान चुके हैं कि प्रेजेंट की पहचान कैसे की जाती है। मसलन जुमला प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, शुरू सब्जेक्ट से होगा। जुमला अगर प्रेजेंट का है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज होगा, मगर उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब। जुमला अगर पास्ट का होगा तो उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, चाहे वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब। और इसी तरह अगर जुमला फ्यूचर का है तो सब्जेक्ट के बाद या तो विल लगेगा या तो शैल, और उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यूं बताया था ताकि एटलीस्ट ग्रामर को सीखने का टाइम मिल जाएगा, लेकिन ग्रामर फिलहाल आती हो या ना आती हो, आइडेंटिफिकेशन आसान हो। चलें जी, आज हम किस चीज की बात करने जा रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की हम टेंसेस की शक्ल में बात कर चुके हैं कि ये 3 जमाने होते हैं, 3 टाइम एस्पेक्ट्स होते हैं। आज हम बात करते हैं कि हर टाइम एस्पेक्ट के अंदर कितने मेथड्स होते हैं। So let's talk about some methods. देखा जाए तो ये बातें हमने बचपन में पढ़ी होती हैं, तो मैं इसको सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा। जो हमारा सबसे पहला मेथड है उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट, जिसे कॉमन स्पीकिंग में सिंपल भी कहा जाता है। इसी तरह जो हमारा दूसरा मेथड है उसे हम जानते हैं एज प्रोग्रेसिव, जिसे दूसरी लैंग्वेज में कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जो तीसरा मेथड है, आई बेग योर पार्डन, उसे परफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और जो चौथा पार्ट है, जो मैं कहता हूं एक मजबूरी से बनाया गया पार्ट है, हालांकि एक ओरिजिनल पार्ट है, लेकिन उसके बगैर भी ग्रामर को अक्सर लोग यूज कर लेते हैं, और वो पार्ट है नाजरीन परफेक्ट प्रोग्रेसिव। चलें, ये तो सारी की सारी पुरानी बातें हो गई, लेकिन हाँ, इसमें आज हम कुछ नया ऐड करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आप यहाँ पे लिख चुके हैं।
अब एक एक जरूरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। इंडेफिनिट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, प्रोग्रेसिव प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, परफेक्ट भी प्रेजेंट का हो, पास्ट का या फ्यूचर का, और इसी तरह परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी प्रेजेंट का हो, पास्ट का या फ्यूचर का, अगर देखा जाए तो चारों में ये तीनों में ये चारों मेथड्स आते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे पास आज भी कितने टेंसेस हैं? देयर आर 12 टेंसेस। अच्छा, इन्हें टेंसेस वैसे कहना नहीं चाहिए, इन्हें कहना चाहिए देयर आर 12 मेथड्स या एलिमेंट्स। ऑफ कोर्स टेंसेस तो सिर्फ तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन चलें, तो इन 12 के 12 मेथड्स को जिन्हें आप टेंसेस कहते हैं, कोई बात नहीं है। इससे पहले कि हम पढ़ें, इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को सुनना जरूरी है। इनडेफिनिट में चाहे किसी की भी बात हो, अगर मुझे मेरा हेल्पिंग वर्ब तैयार करना है, क्या तैयार करना है? अगर मुझे मेरा हेल्पिंग वर्ब तैयार करना है, तो इनडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए मैं वर्ब का इस्तेमाल करता हूं, वो वर्ब कहलाता है वर्ब टू डू। वर्ब टू डू, वो कैसे? अगर ये इंडेफिनिट प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की पहचान आपको याद होगी, प्रीवियस लेक्चर में आपने सुना कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। अब अगर कि इंडेफिनिट का मतलब ही वर्ब टू डू है, तो ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब बनाने में यूज होगा, और प्रेजेंट क्योंकि फर्स्ट फॉर्म की बात करता है, तो अल्टीमेटली प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो डू होगा, और डू ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है। अब बात लोगों के ध्यान में डज आ रहा होगा, मैं लिख तो देता हूं, लेकिन वो क्या है ना कि सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। टू ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है, डज आर्टिफिशियल हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि मजबूरी के तहत बनाया गया हेल्पिंग वर्ब है। यूज होता है लेकिन एक आर्टिफिशियलिटी है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। समझ लीजिएगा ये दोनों डू हैं, और समझ क्या लीजिएगा ये दोनों डू हैं। लेकिन अगर यही इंडेफिनिट पास्ट है, गौर से देखिएगा, तो पास्ट का कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट लिखा हो और सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, और मुझे अगर उसे पास्ट के तौर पे पहचानना है, तो उस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट नहीं सेकंड होगी। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में टू मैंने फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज किया है एज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी मुझे डू ही यूज करना है, मगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अगर मैं डू यूज करूंगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये प्रेजेंट से मैच कर जाएगा, इसलिए मजबूरन मुझे डू की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी, जो कि बन जाएगी डिड। इस तरीके से डू की सेकंड फॉर्म डिड पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में डू यूज करूंगा, तो मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में डू को एज ए हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा ही नहीं, मैं यूज करूंगा, लेकिन मैं उसे करूंगा विल और शेल के बाद, क्योंकि फ्यूचर का अपना ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब ही फ्यूचर इंडेफिनिट को बनाने के लिए काफी होता है, दैट इज विल एंड शेल। हाँ, उसके बाद आप जहां डू लगाएंगे वहां डू भी लगा सकते हैं, और भी कोई मेन वर्ब लगा सकते हैं। तो ये जो टू डू है, ये इंडेफिनिट में खास तौर पे प्रेजेंट और पास्ट पर ही फिक्स बैठता है, फ्यूचर के लिए विल और शेल काफी होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव की। अब इसी तरह प्रोग्रेसिव की हिंट क्या है? अगर प्रोग्रेसिव की बात की जाए, तो इसमें जो हम वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी। अच्छा, बी क्या है? बी एक ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है, तो लेकिन इसकी आर्टिफिशियलिटी का इस्तेमाल खास तौर पे प्रेजेंट के अंदर किया जाता है। मिसाल के तौर पे, अब अगर मुझे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बी यूज करना है, जैसे मैंने डू यूज किया था इंडेफिनिट में, मैं बी यूज करूंगा प्रोग्रेसिव में, तो मुझे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बी को मजीद तीन हिस्सों में, तीन एलिमेंट्स में ब्रेक करना होगा, और वो तीन एलिमेंट्स इसके फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं। बी खुद भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब ये तीन एलिमेंट से ब्रेक होगा तो ये बनेगा इज, एम, आर। तो कहने के लिए मैं बी यूज करूंगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, लेकिन किस शक्ल में? इन शेप ऑफ इज, एम, आर। इसी तरह अगर यही प्रोग्रेसिव मुझे पास्ट में यूज करना पड़ेगा, तो मुझे बी की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, विच इज वॉज,
which are was and were. और साइमल्टेनियसली अगर मुझे यही प्रोग्रेसिव फ्यूचर के साथ यूज करना पड़ेगा तो मुझे इस बी को ओरिजिनल शक्ल में यूज कर लेना होगा, क्योंकि फ्यूचर के नाम के साथ पहले ही विल और शेल लगा होता है। तो विल और शेल के लगाने के बाद हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सुना है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो हम डायरेक्ट बी लगा देंगे और ये बन जाएगा विल बी शैल बी। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव में आप बी विल और शेल के बाद लगाते हो। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तीसरे मेथड विच इज परफेक्ट, तो परफेक्ट में हम जो मेथड यूज करते हैं वो है टू हैव का। तो टू हैव यहां पर क्या है, जैसे टू हमने इंडेफिनिट में यूज किया, बी प्रोग्रेसिव में, हैव अपने परफेक्ट के फॉर्म में यूज करेंगे। अब हैव खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है और उसका हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है वो भी हैव की शक्ल में, तो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब तो खुद हैव ही है क्योंकि हैव इज द फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर भी एक अदद आर्टिफिशियल हेल्पिंग वर्ब चल रहा होता है, और दोस्तों वो आर्टिफिशियल हेल्पिंग वर्ब है हैज। जैसे यहाँ पे डू को देखकर डज निकला था आर्टिफिशियल, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट का भी यही मसला है कि इसके अंदर भी एक रियल है और एक मजबूरन यूज किया जाता है विच इज हैज। ये भी आपको पता चल जाएगा कि मजबूरन क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट भी जरूर ऐड करूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट होगा तो इसी हैव की सेकंड फॉर्म यूज होगी विच इज हैड। मैं लिख नहीं रहा लेकिन आप सुन तो रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे डिड आया पास्ट के लिए, यहाँ पे वॉज वर आया पास्ट के लिए, जैसे यहाँ पर अब आप लगा रहे हो हैड क्योंकि अब आप परफेक्ट यूज कर रहे हो पास्ट के साथ। और अगर आप इसी परफेक्ट को फ्यूचर के साथ यूज करोगे तो फ्यूचर में विल और शेल तो पहले से लगा होगा, इसे कोई नहीं हटा सकता। as long as the word future is the part of a name, helping verbs will or shall are definite portions. तो will और shall के बाद अब अगर आप perfect यूज करेंगे तो आप has नहीं, डायरेक्ट सिर्फ उसके साथ have अटैच कर देंगे, तो will have और shall have इसकी एग्जांपल्स बन जाएंगे। परफेक्ट प्रोग्रेसिव एक एक्सेप्शन है, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव को समझाने के लिए मुझे बाकायदा अपने तीसरे लेक्चर की तरफ जाना होगा। इंशाल्लाह उस लेक्चर के अंदर ना सिर्फ कि मैं आपको परफेक्ट प्रोग्रेसिव के हेल्पिंग वर्ब समझाऊंगा, बल्कि आपको वहीं पर इंशाल्लाह ताला कुछ एग्जांपल्स देकर फाइनली इन तमाम के तमाम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की जो आइडेंटिटी के मसाइल हैं कि कैसे पहचाने, उन सारी आइडेंटिटीज पर भी इंशाल्लाह ताला थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। आज का लेक्चर मैं ज्यादा तवील नहीं करूंगा। एक बार फिर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, please subscribe to this and hit the bell icon to stay notified and updated. Till we meet into the same series with our third lecture, it's goodbye.